हेलो, कैसी हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार रॉयज इंग्लिश कॉर्नर में। आज हम लोग राइटिंग सेक्शन में आर्टिकल राइटिंग के बारे में सीखेंगे। आर्टिकल कैसे लिखते हैं। क्लास 11 और 12 सीबीएसई में दोनों ही क्लासेस में आर्टिकल राइटिंग है कोर्स में, इसलिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ये वीडियो आप ध्यान से अगर पूरा देखेंगे तो आर्टिकल राइटिंग की जो समस्याएं हैं, जो लिखने में दिक्कत होती है, वो आपका निश्चित रूप से आई होप ठीक हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्किंग स्कीम हम लोग देख लेते हैं। मार्किंग स्कीम जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है +2 बोर्ड में, और 11 के एनुअल वगैरह में 5 मार्क्स का आती है, टोटल आता है। ये 5 मार्क्स को डिवीज़न कैसे है कि फॉर्मेट में 1 मार्क है, कंटेंट में 2 मार्क्स और एक्सप्रेशन में 2 मार्क्स। एक्सप्रेशन का मतलब ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। वर्ड लिमिट इसका 120 to 150 वर्ड्स है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 120 से 150 वर्ड्स के अंदर आपको ये लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज एन आर्टिकल। आर्टिकल है क्या। एन आर्टिकल is a piece of writing usually intended for publication in a newspaper, magazine और journal। आर्टिकल जो है एक राइटिंग का पीस है और इसका मेन मकसद है पब्लिश करना न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और जर्नल में, ताकि एक बड़ी संख्या में लोग इसको पढ़ सकें। इट मे इंक्लूड अम्यूजिंग स्टोरीज, रिपोर्टेड स्पीच एंड डिस्क्रिप्शंस। आर्टिकल में हम लोग अम्यूजिंग स्टोरी को डाल सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग लिखेंगे इसको, और डिस्क्रिप्शंस किसी चीज़ का कर सकते हैं, किसी प्लेस के बारे में, किसी पर्सन्स के बारे में वो कर सकते हैं। कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों प्रकार से होता है, फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। शुड बी रिटन इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। आर्टिकल जब भी लिखते हैं एक बड़ा ही रोचक ढंग से हम लोग इसको लिखते हैं। रीडर्स गिव ओपिनियंस एंड थॉट्स एज वेल एज फैक्ट्स। शुड गिव ओपिनियंस एंड थॉट्स एज वेल एज फैक्ट्स। इसमें हम लोग फैक्ट्स पर आधारित लिखते हैं, फैक्ट्स तो रहता ही है, साथ साथ अपना ओपिनियंस और अपना विचार हम लोग इसमें डाल सकते हैं। व्हाट इज एन आर्टिकल। आर्टिकल क्या है। एन आर्टिकल कैन डिस्क्राइब एन एक्सपीरियंस, पर्सन और प्लेस। याद रखिए कि आर्टिकल जब भी लिखिएगा तो वो किसी एक्सपीरियंस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, अनुभव को, किसी पर्सन के बारे में डिस्क्रिप्शन हम लोग दे सकते हैं, या फिर किसी प्लेस के बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। प्रेजेंट एन ओपिनियन और बैलेंस्ड आर्गूमेंट। आर्टिकल जब लिखते हैं तो इस प्रकार से इसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि जो ओपिनियन अपना हम दे वो एक बैलेंस्ड आर्गूमेंट के रूप में हो। ऐसा नहीं है कि कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाए, आर्गूमेंट शुड बी बैलेंस्ड। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, इसमें हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं आर्टिकल में दो चीज़ों के बीच में, या फिर कंट्रास्ट भी कर सकते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस। आर्टिकल में हम लोग जो भी देखते हैं फैक्ट बेस्ड है, इसलिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। ऑफर सजेशंस, लास्ट में हम लोग अपना सजेशंस इसको देते हैं, अपना एडवाइस भी देते हैं, ठीक है। फॉर्मेट में जब इसका आते हैं तो सबसे पहले टाइटल हम लोग लिखते हैं। तो टाइटल कहाँ लिखते हैं। टाइटल शुड बी आई कैचिंग, आँखों को आकर्षित करने वाला हो, रीडर्स को आकर्षित करने वाला हो, इतना बढ़िया से आपको प्रेजेंटेशन होना चाहिए। विच अट्रैक्ट्स द रीडर्स अटेंशन एंड सजेस्ट द थीम ऑफ द आर्टिकल। दूर से ही देखने से टाइटल इतना बेहतरीन होना चाहिए कि टाइटल का थीम उसको पता चल जाए कि वो इसके बारे में ये आर्टिकल है, तो इसके लिए हमको उसको ज़रूर पढ़ना है। ये अट्रैक्शन रीडर्स का बना रहे, इसलिए हम लोगों को टाइटल को क्या करना होगा, बहुत ही आई कैचिंग यानी आँखों को लुभाने वाला होना चाहिए। कंपोजिशंस में आते हैं
आर्टिकल का कंपोजिशन हम लोग कैसे करते हैं। एन आर्टिकल ट्रूली कंसिस्ट ऑफ, एक आर्टिकल में होता क्या क्या है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, एन इंट्रोडक्शन विच क्लियरली डिफाइंस द टॉपिक टू बी कवर्ड एंड कीप्स द रीडर्स अटेंशन। जिस टॉपिक पे या जिस थीम पे आपको आर्टिकल लिखना है वो टॉपिक इंट्रोडक्शन में क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। ये टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं इस आर्टिकल में, ये इंट्रोडक्शन में कवर करना है ताकि रीडर्स का जो अटेंशन है वो उसी समय में अपनी ओर खींच ले और रीडर्स को लगे कि नहीं ये पूरा आर्टिकल हमको पढ़ना चाहिए। मेन बॉडी इसके बाद आते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी होता है। मेन बॉडी में the main body of 1 or 2 paragraphs in which the topic is further developed in detail। मेन बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, मेन बॉडी में जनरली 1 या 2 पैराग्राफ हम लोग लिखते हैं, छोटा छोटा पैराग्राफ होगा और इसमें जो टॉपिक हम लोगों को दिया गया है लिखने के लिए उस टॉपिक को हम लोग आगे डेवलप करते हैं डिटेल्स में, ठीक है। और लास्ट पैराग्राफ आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन समराइजिंग द टॉपिक, रिकमेंडेशन और कमेंट। कंक्लूजन में हम लोग अंतिम पैराग्राफ है इसका, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इस टॉपिक पे हम लोग आर्टिकल लिख रहे हैं उस टॉपिक को समराइज करते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और साथ में अंत में अपना रिकमेंडेशन, अपनी संस्तुति या अपना कमेंट हम लोग उसमें डालते हैं। तो ये आर्टिकल का कंपोजिशन है, इसलिए पता चल गया आपको कि आर्टिकल एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स होगा। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, दूसरा पैराग्राफ मेन बॉडी, तीसरा पैराग्राफ कंक्लूजन, इतना तो होना ही है। इसके अलावा मेन बॉडी में कभी कभी हम लोग 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ छोटा छोटा कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। 3 पैराग्राफ मिनिमम होगा, मैक्सिमम 4 से 5 पैराग्राफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिमेंबर। हम लोगों को आर्टिकल लिखने से पहले कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि एक अच्छा आर्टिकल हम लोग प्रेजेंट कर सकें। तो पहला है प्रोवाइड एन आई कैचिंग हेडिंग टाइटल। सबसे पहला ही बिंदु है कि टाइटल या हेडिंग जो है वो आई कैचिंग होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। द नेम ऑफ द राइटर एज ए स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर द न्यूज़पेपर should be written at the top of the title or at the bottom left after finishing the article। आर्टिकल का टाइटल लिखने के बाद जस्ट टाइटल के नीचे आपको नेम ऑफ द राइटर लिखना है, ठीक है। यानी आर्टिकल कौन लिख रहे हैं। अब इसमें अगर न्यूज़पेपर के लिए हम लोग लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट और न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे। अगर न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं तो, अगर न्यूज़पेपर के लिए नहीं लिख रहे हैं तो ये नहीं लिखेंगे, नेम ऑफ द राइटर लिखेंगे। और इसका एक और जगह हम लोग लिख सकते हैं कि जब पूरा आर्टिकल फिनिश हो जाए तो लेफ्ट साइड में हम लोग नीचे में लिखेंगे बॉटम में आफ्टर फिनिशिंग द आर्टिकल नेम ऑफ द राइटर, ठीक है। तो या तो आप टाइटल के ठीक नीचे लिखिए या एकदम आर्टिकल को फिनिश करके उसके सबसे नीचे लेफ्ट साइड में लिखिए। यूज़ लिंकिंग वर्ड्स, बहुत ज़रूरी है लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ करना। तो लिंकिंग वर्ड्स का मतलब है कि एक पैराग्राफ या एक सेंटेंस को जोड़ना। जब हम पैराग्राफ्स को और सेंटेंस को आपस में लिंकिंग वर्ड से जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें कोहेरेंसी आता है। कोहेरेंसी का मतलब धारा प्रवाह आता है कंपोजिशन में, और ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है क्योंकि एक्सप्रेशन का जो 2 मार्क्स है उसमें 1 मार्क्स कोहेरेंसी में रहता है और 1 मार्क्स ग्रामर और स्पेलिंग में रहता है। तो कोहेरेंसी यानी उसकी धारा प्रवाह कंटिन्यूटी बना रहे, इसके लिए कुछ लिंकिंग वर्ड्स ब्रैकेट में हम दिए हुए हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इस वर्ड का मीनिंग के अनुसार आप जहाँ तहाँ यूज़ करेंगे लिंकिंग करने के लिए ताकि इसकी धारा प्रवाह बन जाए, ठीक है। इंट्रोड्यूस ए न्यू पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पैराग्राफ टू स्ट्रेंथन योर आइडियाज़। हमने बताया आपको कि कम से कम 3 पैराग्राफ हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, एक इंट्रोडक्शन, एक मेन बॉडी और एक कंक्लूजन। हर एक पैराग्राफ को आप कोशिश कीजिए
स्टार्टिंग में एक नया टॉपिक सेंटेंस के साथ स्टार्ट करने के लिए, एक नया पॉइंट के साथ स्टार्ट करने के लिए। जैसे इंट्रोडक्शन में एक नया पॉइंट हम दिए, मेन बॉडी में हम एक नया पॉइंट दिए, मेन बॉडी अगर 2 पैराग्राफ में है तो दूसरा पैराग्राफ में भी एक नया पॉइंट दे दिए, और कंक्लूजन में एक नया पॉइंट दे दिए। इस तरह से क्या होगा कि 4-5 नया नया पॉइंट्स आप ऑटोमेटिक लिख रहे हो, जिसका डिस्क्रिप्शन करते जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका 120 से 150 लेंथ का एक आर्टिकल तैयार हो सकता है। और हर एक पैराग्राफ में एक न्यू आइडिया आपका आएगा, आपके विचारों का बल मिलेगा। यूज वैरायटी ऑफ वोकेबुलरीज एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस एप्रोप्रिएट फॉर द आर्टिकल। अलग अलग वोकेबुलरीज का यूज़ कीजिएगा, सेम वर्ड को रिपीट मत कीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादा कीजिएगा। आजकल के लैंग्वेज में, आजकल के इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। और डिस्क्रिप्टिव ऑफ लैंग्वेज का अगर यूज़ हम लोग करते हैं तो उससे क्या होगा, जो राइटिंग पीस हमारा है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एट्रैक्टिव हो जाएगा। इसलिए वोकेबुलरीज को चेंज कीजिए, चेंज करके सेम मीनिंग का सिनोनिम्स वगैरह यूज़ कीजिए, और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज़ कीजिए। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का मतलब जो डिफाइनिंग लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं एक वर्ड के स्थान पर, वो चीज़ कीजिए। यूज पैसिव वॉइस, ह्यूमर। पैसिव वॉइस में हम लोगों को लिखना है, एक्टिव से नहीं, पैसिव से लिखना है। ह्यूमर इस तरह से प्रेजेंट कीजिए ताकि एक लाफ्टर क्रिएट कर सके। एंड रेटोरिकल क्वेश्चंस टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक इफेक्ट। और एक रेटोरिकल क्वेश्चंस रीडर्स के लिए आप छोड़िए, दीजिए हमेशा। क्वेश्चन अगर आप देते हैं तो वो आपके जो आर्टिकल है उसमें एक स्पेसिफिक इफेक्ट डालता है, रीडर्स को और ज़्यादा एंगेज करता है उसमें, ठीक है। यूज़ क्यूज नोट्स गिवन इन द क्वेश्चंस इफ एनी। कभी कभी क्वेश्चंस में क्यूज दिया हुआ रहता है या कुछ नोट्स दिया हुआ रहता है जिसको आपको यूज़ करना है। तो अगर क्वेश्चन में पहले से कुछ क्यूज या नोट्स दिया हुआ है तो यू मस्ट यूज़ दोज क्यूज और नोट्स। इसको छोड़िएगा नहीं, इसका यूज़ कीजिएगा। इससे क्या होगा कि एक स्पेसिफिक इफेक्ट आपका आ जाएगा उसमें। अगर दिया हुआ है तो, और नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। अब हम लोग आते हैं डू नॉट्स में। मतलब आर्टिकल लिखते समय हमको क्या क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, ये हम लोग देखते हैं। डू नॉट यूज़ ओवर पर्सनल और ओवर इमोशनल लैंग्वेज। ये जो आर्टिकल लिखते हैं ये हम लार्जर सेक्शन ऑफ द पीपल के लिए लिखते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह में देते हैं, एक साथ बड़ी संख्या में लोग देखते हैं। सो इट शुड नॉट बी आवर पर्सनल मैटर। ये हमारा पर्सनल नहीं है, इसलिए हम अपना पर्सनल चीज़ों को इसमें कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। ओवर इमोशनल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। अपना फीलिंग आ जाए, उस फीलिंग्स का इसमें हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों का पर्सनल मैटर नहीं है। जब हम अपना फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखते हैं तब हमारा ये सब चीज़, इमोशनल लैंग्वेज, पर्सनल लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं। ये हम रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स सर्कल में नहीं लिख रहे हैं, लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड लार्जर सेक्शन ऑफ द पीपल के लिए है। सो शुड नॉट बी ओवर पर्सनल और ओवर इमोशनल लैंग्वेज। ओवर इमोशनल लैंग्वेज यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। पर्सनल बातें हम लोगों को मेंशन नहीं करना है। डू नॉट टॉक अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में तो बिल्कुल बात नहीं करना है। यू आर राइटिंग फॉर द जनरल पर्पस, क्योंकि आप एक जनरल पर्पस में लिख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों के लिए। सो नॉट ए क्लोज सर्कल ऑफ योर फ्रेंड्स। हम अपने दोस्तों के बीच नहीं लिख रहे हैं, हमारा जो लिखने का दायरा है वो बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पर अपने बारे में पर्सनल कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन। जो प्लान हम लोगों का है आर्टिकल लिखने का, वो प्लान कैसे कैसे होता है। तो प्लान में हम जैसे कि बताया कि कम से कम 3 पैराग्राफ हम लोगों को होगा, जिसमें पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ नंबर 1, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एस्टैब्लिश द कंटेक्स्ट एंड एक्सपैंड द टॉपिक थ्रू ए टॉपिक सेंटेंस। इंट्रोडक्शन जब लिखते हैं तो टॉपिक सेंटेंस को हम लोग लेकर स्टार्ट करेंगे, उसको एक्सपैंड करेंगे टॉपिक को टॉपिक सेंटेंस के जरिए, और एक छोटा सा अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन हम लोग पैराग्राफ 1 में करेंगे, जिसमें थीम या टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आता है मेन बॉडी, जिसको हम लोग कंटेंट कहते हैं। इसमें हम लोग 2 पैराग्राफ लिख सकते हैं, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3।
इसमें हम लोग क्या करेंगे, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक, मेरिट्स, डिमेरिट्स, कॉजेज, कंसिक्वेंसेस, इफेक्ट्स, एडवांटेजेस, ये सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3, छोटा छोटा 2 पैराग्राफ हम लोग मेन बॉडी में घुसाएंगे। इसमें टॉपिक के अनुसार मेरिट्स, डिमेरिट्स का यूज़ कर सकते हैं, कॉजेज, कारण का उल्लेख कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब रिजल्ट्स, परिणाम, उसकी चर्चा करेंगे, इफेक्ट्स, क्या प्रभाव पड़ता है उसकी चर्चा कर सकते हैं, एडवांटेजेज अगर कुछ है तो उसकी चर्चा कर सकते हैं, डिसएडवांटेजेज अगर कुछ है तो उसकी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये सब पॉइंट्स मिला के 2 पैराग्राफ हम लोगों को बनाना है, ठीक है। और लास्ट पे आता है कंक्लूजन। तो पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 4 यानी कंक्लूजन जब हम लोग करते हैं, यानी हम लोग आर्टिकल को जब फिनिश करते हैं, तो गिव योर ओपिनियन, अपना ओपिनियन, अपना विचार जरूर हम उसमें मेंशन करें। कमेंट्स दे सकते हैं, अपना क्रिटिसिज्म दे सकते हैं। अगर क्रिटिसिज्म लायक कोई बात है आलोचनात्मक, तो हम लोग उसको करेंगे। रिकमेंडेशन हम लोग अपनी तरफ से दे सकते हैं, संस्तुति दे सकते हैं किसी व्यूज़ पर। कंक्लूड विथ ए होप, और अंत में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग फिनिश करेंगे तो हम लोग एक कंक्लूडिंग करेंगे एक होप के साथ, यानी एक आशा के साथ, ऑप्टिमिस्टिक, या फिर एक वार्निंग के साथ, एक चेतावनी के साथ, या फिर एक अपील के साथ, और ये कॉल फॉर एक्शन या कार्रवाई करने के बारे में। अब ये जो 4 चीज़ है, ये चारों चीज़ ही लिखना है ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करेगा आपका थीम क्या है, टॉपिक क्या है। टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको एक होप, ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ फिनिश करना है। टॉपिक इस प्रकार का है कि आपको रीडर्स को चेतावनी देना है, सजा ये करना है, सजग करना है, तो आप एक वार्निंग का यूज़ करेंगे। अगर दर्शकों को या रीडर्स को किसी चीज़ के लिए अपील करना है, आवेदन करना है, आग्रह करना है, तो अपील का यूज़ करेंगे। और अगर हम कोई शिकायत कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो कॉल फॉर एक्शन के लिए लिखेंगे। कॉल फॉर एक्शन का मतलब कार्रवाई करने के लिए हम लोग लिखेंगे। इस प्रकार का मेंशन आप लोगों को ध्यान में रहे, तो इससे क्या होगा कि 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यू नो व्हाट शुड यू राइट। आपको पता है कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ मेंशन करना है, आप उस चीज़ को मेंशन कर दीजिए। सो वेरी नाइसली आप एक आर्टिकल को बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, हाउ टू सिलेक्ट द टॉपिक सेंटेंस। एक एग्जाम्पल हम यहाँ आपको देख रहे हैं, जो अभी हम टॉपिक सेंटेंस की बात किए कि हर एक पैराग्राफ में एक नया टॉपिक सेंटेंस लेके स्टार्ट कीजिए और उसको एक्सपेंड करते जाइए। तो कैसे हम लोग टॉपिक सेंटेंस सिलेक्ट करेंगे, इसका एक जानकारी के लिए एक छोटा सा पैसेज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और इस पैसेज का 3 हम लोग टॉपिक सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है, समझना है, और तीनों टॉपिक सेंटेंस में जो बेस्ट लगेगा, जो इस पैराग्राफ से रिलेटेड लगेगा, उसको आपको चुन लेना है। दैट इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस। इसी प्रकार हम लोगों को पैराग्राफ से टॉपिक सेंटेंस को चुनना है। तो रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली, ध्यान से इसको पढ़ते हैं, आप सुनिएगा, आप भी पढ़िएगा। सिलेक्ट द टॉपिक सेंटेंस फ्रॉम द 3 सेंटेंसेस फॉलोड बाय द पैराग्राफ। और अंत में 3 सेंटेंस हमने लिखा है, इसमें से बेस्ट टॉपिक सेंटेंस सिलेक्ट करना है आपको, जो कि इस पैराग्राफ से रिलेटेड हो। तो पढ़ते हैं। टुडे इट इज़ ए साइंस फैक्ट दैट टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड to the point where anything is possible. Used as a means of increasing productivity, many factories are switching to automation. R2D2 does not require holidays, a bigger office, sick pay, a pension, and most importantly, he does not go on strike. मतलब आज के साइंस के बारे में बताया है कि आज इट इज़ ए साइंस फैक्ट, ये साइंटिफिक फैक्ट है, टेक्नोलॉजी हैज एडवांस टू द पॉइंट। आज टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है, वेयर एनीथिंग इज पॉसिबल, जहाँ साइंस के बदौलत सब कुछ संभव है ऐसा दिखता है। यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, बड़े बड़े फैक्ट्री में जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ाना है,
मेनी फैक्ट्रीज आर स्विचिंग टू ऑटोमेशन। बहुत सारा बड़े बड़े फैक्ट्रीज क्या किया है, ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहा है। ऑटोमेशन का मतलब जहाँ मैन पावर जो लोग काम करते हैं वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं और मशीन का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। मशीन खुद ब खुद काम करना शुरू करते हैं, उनको असाइनमेंट कर दिया जाता है कि क्या काम करना है, वो खुद ब खुद काम करते हैं। इससे क्या होता है कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर रखने की आवश्यकता नहीं होती है, जिनको सैलरी देना, हॉलीडे देना, बिगर ऑफिस देना। बहुत बड़ा ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा लोग रहेंगे काम करेंगे तो वो तो बड़े ऑफिस की भी ज़रूरत नहीं है, चूँकि मशीन से काम हो रहा है, रोबोट से काम हो रहा है। छुट्टी देना नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि उसको रोबोट को छुट्टी की ज़रूरत नहीं है। सिक पे नहीं देना है, मेडिकल लीव वगैरह नहीं देना है, पैसा खर्चा नहीं करना है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं देना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही डज नॉट गो ऑन स्ट्राइक। और सबसे बड़ी फ़ायदा जो कंपनी को होगी कि आपका मजदूर नहीं रहेंगे, काम करने वाले मैन पावर अगर नहीं रहेगा तो आए दिन जो स्ट्राइक हड़ताल वगैरह होता है डिमांड्स को लेके, वो भी नहीं होगा और कंपनी को इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। सो बड़ी बड़ी कंपनियां धीरे धीरे ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है। स्विच टू ऑटोमेशन का मतलब हो गया मशीनों के द्वारा काम करना, रोबोटिक मशीन का यूज़ करना, और उसके जगह एक काम को 10 लोग मिलकर करते हैं तो वहाँ एक मशीन पर्याप्त है उस काम को करने के लिए। तो 10 लोगों का पैसा, छुट्टी, मेडिकल लीव, क्वार्टर, पेंशन, सारा चीज़ का बचत कंपनी कर रहा है। ठीक है, यानी एवरीथिंग इज पॉसिबल ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब इसमें 3 टॉपिक सेंटेंस हम लिखे हैं, इसमें से आपको इससे रिलेटेड जो बेस्ट टॉपिक है उसको चुनना है। पहला है स्टार वॉर्स इज अलाइव एंड वेल एंड लिविंग इन आवर फैक्ट्रीज। एट वन टाइम रोबोट्स वेर ओनली फाउंड इन साइंस फिक्शन बुक्स एंड फिल्म्स। रोबोट्स once a fantasy and every housewife's dream have become a part of our lives। तो 3 पैराग्राफ 3 सेंटेंस में क्या कह रहा है, स्टार वॉर्स इज अलाइव। स्टार वॉर्स का मतलब जो अंतरिक्ष की जो लड़ाई हो रही है, अंतरिक्ष में जो उड़ान भरने की जो कंपटीशन हो रहा है, उसके से बन रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में स्टार वॉर्स अलाइव हो गया है और वेल एंड लिविंग इन आवर फैक्ट्रीज, और ये हमारे फैक्ट्रीज में भी आ गया है। ठीक है, एट वन टाइम, एक समय, रोबोट्स वेर ओनली फाउंड इन साइंस फिक्शन। रोबोट जो है वो साइंस फिक्शन तक ही सीमित था। साइंस फिक्शन का मतलब है विज्ञान की जो काल्पनिक कहानी है उसमें हम लोग कभी पढ़ा करते थे और फिल्मों में देखा करते थे, लेकिन आज वास्तविक दुनिया में भी रोबोट्स आ गया है। रोबोट्स once a fantasy and every housewife's dream have become a part of our lives। रोबोट्स एक बड़ा ही फैंटेसी, एक कल्पना की चीज़ होती थी पहले, और आज इस कल्पना के आधार पर हर घर की जो गृहिणियां हैं वो इसका सपना देखते हैं कि काश हमारे यहाँ भी रोबोट होता तो सारा घर का काम हम रोबोट से करवाते। उसका एक सपना हैव बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। अब वो हमारे धीरे धीरे जीवन का एक हिस्सा बनते जा रहा है, क्योंकि आपको पता है जो एडवांस कंट्री है, एडवांस कंट्री में धीरे धीरे अभी घर में नौकरी करने के लिए मनुष्य को, लोगों को रखा नहीं जाता है। आजकल उसके जगह में रोबोट खरीद कर लाया जा रहा है और रोबोट घर का कामकाज सर्वेंट्स के रूप में कर रहे हैं। इसलिए अब ये हैव बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। अब देखो इस तीनों टॉपिक्स में से इससे रिलेटेड टॉपिक्स कौन सा है, तो सबसे बेस्ट टॉपिक्स हो गया ए नंबर। ठीक है, आर लिविंग इन आवर फैक्ट्रीज। आज फैक्ट्री में भी रोबोट्स और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, जो पहले स्टार वॉर्स तक सीमित था। इस प्रकार से एक टॉपिक सेंटेंस हमने चुना। अब इसी टॉपिक सेंटेंस को लेके हम उसको आगे एक्सपेंड कर देंगे तो हमारा एक पैराग्राफ बन जाएगा। सो आज हम लोग एक आर्टिकल किस तरह से लिखेंगे, क्या आर्टिकल की डिफाइनेशन क्या है, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कंपोजिशंस क्या है, पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं, टॉपिक सेंटेंस कैसे चुनते हैं,
मार्क्स अलॉटमेंट कैसा है, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिए। अब ये पार्ट 1 हमारा है, यहीं पर आज फिनिश हो रहा है। पार्ट 2 में हम इसी आधार पर एक दो सैम्पल आर्टिकल लिख कर आपको दिखाएंगे कि जो हमने आज सीखा है उसके आधार पर आर्टिकल का पूरा फॉर्मेट कैसा होता है, कि किस तरह से हम उसका यूज़ कर रहे हैं और वो आर्टिकल किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो उससे पहले हम जैसे कि आपसे विदा लें, आपसे एक बार आग्रह, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो, अगर आप नए हैं तो, और बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको हमारे वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, लाइक बटन को दबाकर, और आई बटन में ऊपर में पुराने वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप विजिट करके पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं, आपसे रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड। डिस्क्रिप्शन में नीचे में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी विजिट करके आप प्रीवियस वीडियोस को देखकर एंजॉय कर सकते हैं। तो टिल देन हैव ए नाइस डे, गुड बाय। फिर हम लोग जल्दी ही सेकंड पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।